कि G20 की जो मीटिंग है वो कंक्लूड हो चुकी है और हम इस पूरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि ये G20 की मीटिंग हुई है, भारत ने किस तरीके से अपने जो रणनीतिक उद्देश्य थे, भारत के जो कूटनीतिक लक्ष्य थे, उनको किस तरीके से प्राप्त किया है और चाइना से अपना हिसाब चुकता कर लिया है। पूरे वीडियो में हम इसे समझने का प्रयास करने चल रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। G20 की मीटिंग एक ट्रेडिशनल मीटिंग है जो कि 2008 से लगातार हो रही है, प्रतिवर्ष होती है और रोस्टिंग के आधार पर प्रत्येक देश को इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है। लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने इसकी प्रेसिडेंसी जो है निभाई थी और इस वर्ष 2023 की जो G20 की मीटिंग हुई है वो निश्चित रूप से उसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास थी और अब ये ब्राजील के पास चली जाएगी। यानी ट्रॉयका के जो कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करने चल रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से भारत ने पूरे एजेंडे को सेट किया और अपना जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, जो भारत के स्ट्रेटजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस तरीके से भारत की स्ट्रेटजी का इवॉल्व हो रही है, जिस तरीके से भारत ने अपने डिप्लोमेटिक जो टारगेट्स थे, जो लक्ष्य थे, उनको अचीव किया है और जिस प्रकार से चाइना ने ब्रिक्स सम्मेलन में 6 मेंबर कंट्रीज को इंक्लूड कराया। हालांकि भारत ब्रिक्स के विस्तार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो भारत ने प्राथमिकताएं रखी थी, जो पैरामीटर्स भारत ने डिसाइड किए थे, उन पैरामीटर से परे जाकर के जिस तरीके से चाइना ने एक तरफा रूप में रूस के सहयोग के साथ शामिल किया और उसमें सऊदी अरब, मिस्र, ईरान जैसे कंट्रीज को, उसने इथोपिया को शामिल किया, तो कुल मिलाकर के भारत के सामने एक बहुत बड़ा एक बदला हिसाब बराबर करने का अवसर G20 में था और भारत ने इस दिशा में प्रयास पहले से ही शुरू कर दिए थे क्योंकि भारत ये मान के चल रहा था कि G20 को अब G20 नहीं रहने देना है, G20 को अब हमें G21 में कन्वर्ट करना है और इसके लिए भारत ने जून से ही प्रयास करने शुरू कर दिए थे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने विश्व के विभिन्न नेताओं से जो कि G20 के मेंबर हैं उनके साथ एक कंसेंसस को इवॉल्व करने की कोशिश करी और ये लेकर के आए कि क्यों ना G20 में जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन एक मेंबर कंट्री है उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया जाए और इसके माध्यम से एक्चुअल में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया जाना ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है क्योंकि जिस तरह अफ्रीकन यूनियन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो लीबिया के डिक्टेटर मोहम्मद गद्दाफी ने किया था क्योंकि वो एंटी अमेरिका थे और वो चाहते थे कि जिस तरीके से यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका एक पूरा कंट्री है उसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप को भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका में कन्वर्ट कर दिया जाए। हालांकि ये वो करने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने अफ्रीका के जो 55 कंट्रीज थे उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए और 2002 में जो है अफ्रीका यूनियन जो है अस्तित्व में आया। अब अगर हम 2002 के बाद से देखें तो जिस तरीके से चाइना का इन्वॉल्वमेंट अफ्रीका में हुआ है वो निश्चित रूप से भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बड़ा चुनौती बनकर के सामने आया। क्यों? क्योंकि अफ्रीका रिसोर्सफुल है, अफ्रीका में इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमीज हैं, अफ्रीका एक बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है और साथ ही साथ अफ्रीका में संभावनाएं बहुत हैं, जिसके चलते भारत ने भी धीरे धीरे अफ्रीका में अपने रिलेशंस को इम्प्रूव किया और भारत ने भी फोकस करना शुरू किया। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 साल के जो ऑलमोस्ट मोटे तौर पर आप कह सकते हैं जो कार्यकाल है उसमें 9 यात्राएं उन्होंने अफ्रीका की हैं, तो अफ्रीका भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। हम इसी वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत ने किस तरीके से जो चाइना को पटखनी दी है। हालांकि चाइना ब्रिक्स के विस्तार में सफल रहा, लेकिन भारत ने अफ्रीकी यूनियन को शामिल करा करके जो 55 अफ्रीकी देश हैं उनका समर्थन अपने लिए जुटा लिया है। अफ्रीका में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है और अब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब विस्तार की बात आएगी तो निश्चित रूप से भारत ये आशा कर सकता है कि आने वाले समय में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होगा तो भारत को अफ्रीकी यूनियन के इन 55 देशों में से अधिकतर का या लगभग सभी देशों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है और ग्लोबल साउथ के जो टारगेट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो इश्यूज हैं वो सब सिमिलर हैं और इन ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं चाहे वो ट्रेड से जुड़ा हुआ हो, चाहे एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे स्ट्रेटजिकल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, मार्केट के इंटीग्रेशन की बात हो, वो सारे की सारे हम अगर देखें तो अफ्रीकन यूनियन
और इंडिया मिल करके ग्लोबल साउथ के इन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। हम भारत और अफ्रीकी यूनियन के विषय में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीकन यूनियन भारत के लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा कि मैंने भी बताया कि अगर ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट की बात की जाए तो हमारे और उनके कॉमन इंटरेस्ट एक है, और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ट्रेड, डेवलपमेंट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है कि भारत का जो अफ्रीकी यूनियन है उसके साथ कितना बेहतर रिलेशन हो सकता है, क्योंकि एक मार्केट मिलता है कहाँ के लिए, भारतीय प्रोडक्ट के लिए। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की योजना चला रही है, भारत मेक इन इंडिया की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उस प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए, ह्यूज मार्केट चाहिए, एक ऐसा मार्केट चाहिए जो इमर्जिंग मार्केट हो, जहां की ग्रोथ अच्छी हो, जहां उसका कंजम्पशन हो, और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस कहां पर है, वो अफ्रीका में। तो भारत ने का ये मूव जो है कहीं ना कहीं जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो पूरी दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, पूरे ग्लोबल की सप्लाई एंड चेन को कंट्रोल करता है, और जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान पूरे विश्व को उस ग्लोबल सप्लाई चेन में जो एक व्यवधान आया, उसके चलते जिन संकटों का सामना करना पड़ा, उसको रिप्लेस करने के लिए भारत एक इमर्जिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन सेमीकंडक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी भारत आ रही हैं, चाहे वो फॉक्सकॉन हो और चाहे वो अमेरिकन कंपनीज हो। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारतीय जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होंगे उसके लिए मार्केट जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो हमको अफ्रीका में मिलेगा। तो यहां पर हम अफ्रीका को हेल्प कर सकते हैं कि वो एक बड़े मार्केट तक हम पहुंच सकते हैं अफ्रीकी यूनियन को शामिल करके G20 में। भारत के लिए रॉ मटेरियल, जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और जिस तरीके से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखते हुए रिसोर्स की आवश्यकता होगी, और ये रिसोर्स हमको कहां से मिलेगा, निश्चित रूप से ये रिसोर्स हमको प्रोवाइड करने जा रहा है कौन, अफ्रीका से मिलने जा रहा है, क्योंकि अफ्रीका बहुत ही रिसोर्सफुल कंट्री है, और वहां से हम अपने लिए रॉ मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे आयरन हो, कोल हो, और नेचुरल रिसोर्सेज में एग्री प्रोडक्ट भी हम प्राप्त कर सकते हैं अफ्रीका से। और अफ्रीका को हम प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, उनको हम भेज सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन होने जा रहा है, और चूंकि भारत ने अपनी इकोनॉमी का लक्ष्य भी रखा है कि इसे 5 ट्रिलियन बनाना है, और शीघ्र ही भारत बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो निश्चित रूप से ये भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप है। फिर अगर हम देखें कितना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अफ्रीका, हमने 2015 में ही अफ्रीका से जो है एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करी थी, साइन किया था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन, तो उसी दिशा में ये भारत का विस्तार है। फिर 2018 में अगर आप देखिए तो भारत और अफ्रीका की एक फोरम समिट हुई थी, और उस समिट में भी यानी अफ्रीकन यूनियन को बुलाया गया था और उसने पार्टिसिपेट किया था। फिर भारत का अफ्रीका को असिस्टेंस अगर हम देखें तो 2020 में इंडिया ने $10 बिलियन जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए दी, पेंडेमिक कोविड-19 के दौरान कोविड से फाइट करने के लिए। तो भारत का एंगेजमेंट बढ़ा है। फिर भारत के कई देशों के साथ पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि भारत का अफ्रीका के साथ जो ट्रेड पार्टनरशिप है, उसके अगर हम 5 बड़े पार्टनर की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो पार्टनर है अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया है। नाइजीरिया G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत ने नाइजीरिया को इसमें आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत ने अपनी एक एक स्टेप को बहुत ही डिजाइंड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया है, और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर भारत की अगर हम बात करें नाइजीरिया की बात, तो नाइजीरिया के साथ जो भारत का टोटल जो ट्रेड वैल्यूम अगर 2022 की बात करें तो लगभग $13 बिलियन रहा है। और उसके बाद दूसरा अगर देखें तो साउथ अफ्रीका है, जिसके साथ हमारा लगभग $10.5 बिलियन का 2022 में ट्रेड रहा है। और लेकिन एक चीज है कि अभी ये जो ट्रेड अफ्रीका के साथ जो हमारा हो रहा है वो अफ्रीका के फेवर में, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अफ्रीका के फेवर में है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे भारत का मार्केट में एक्सेस अफ्रीका में बढ़ेगी, भारत का ज्यादा प्रोडक्शन जो है वहां जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट भारत को मिलेगा। फिर भारत का अल्जीरिया के साथ बहुत बेहतरीन ट्रेड रिलेशन है, इजिप्ट के साथ भारत के स्ट्रेटेजिकल रिलेशन भी हैं और ट्रेड रिलेशन भी हैं साथ ही साथ। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की कि इजिप्ट के साथ भी भारत का जो
ट्रेड है वो टॉप 5 में इंक्लूड किया जाता है। फिर जिस तरीके से भारत के स्ट्रैटेजिक रिलेशन अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज के साथ उभर करके सामने आए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिबूती में चाइना का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस उभर करके आ रहा है और जिबूती एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के कई और देशों के भी जो है मिलिट्री बेसेस है। हालांकि भारत ने जिबूती तक एक्सेस करने में काफी देर कर दी, लेकिन अब भारत के जो अगर स्ट्रैटेजिकल रिलेशन की बात की जाए तो कई कंट्रीज के साथ हैं। मिस्र के साथ भारत के रिलेशन बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं और हमारे स्ट्रैटेजिकल रिलेशन है। अल्जीरिया के साथ हमारे स्ट्रैटेजिकल रिलेशन है, अंगोला इसमें शामिल है, बोत्सवाना शामिल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के लिए है और भारत को इनके साथ अपने इंटरेक्शन को, एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए। कई देशों के साथ भारत जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, नेवल एक्सरसाइज करता है, एयर एक्सरसाइज करता है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के ये जो वीडियो है भारत के लिए अफ्रीका यूनियन को G21 में शामिल किया जाना भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से ब्रिक्स में चाइना ने 6 देशों को शामिल किया और उसके बाद भारत ने जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करके G21 कर दिया है। G20 अब नहीं रहा, ये एक भारत के लिए दिल्ली जो समिट रही है G20 की ऐतिहासिक हो गई है। उस तरीके से भारत ने हिसाब अपना चुकता कर लिया है और भारत ने मैं बयाज जो है चाइना से पूरा हिसाब बराबर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।